गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप एक प्रॉपर्टी से डिराइव होने वाली इनकम को, मतलब ट्रांसफर और अपनी ट्रांसफर में प्रॉपर्टी से डिराइव होने वाली इनकम को कितना, कब तक, किस एक्सटेंट तक अक्यूमुलेट कर सकता है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि ट्रांसफरर जो है वो अक्यूमुलेट बिल्कुल नहीं कर सकता, कर तो सकता है, सेक्शन 8 ने अलाउ किया है, सेक्शन 7 ने उसको कंडीशन लगाने के लिए अलाउ किया है, सेक्शन 8 ने उसको लीगल इंसिडेंट्स को रिजर्व करने के लिए अलाउ किया है, तो कर तो सकता है। बट अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर हम उसको नहीं दे सकते हैं। It has to be restricted, it has to be limited, and that restraints, just like section 14, that restraint of accumulation of income is given under section 17. ये इसका पर्पस है, ये इसकी पॉलिसी है। अगर हमें पर्पस या पॉलिसी नहीं समझ आएगी तो रूल भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमें अचानक से लगेगा अभी तक तो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, इनकम कहां से बीच में आई। इनकम क्यों आई? क्योंकि इनकम भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। तो जैसे हम ब्लॉकेज ऑफ प्रॉपर्टी से कंसर्न है, हमें ब्लॉकेज ऑफ इनकम से भी तो कंसर्न होना पड़ेगा। तो दोनों को इसीलिए बैक टू बैक पढ़ा जाता है, बिकॉज जिस लाइन पे आप सेक्शन 14 को पढ़ते हो, सेम लाइन पे आप देखोगे सेक्शन 17 भी दिया गया। जैसे वहां पे भी लाइफ की बात की गई थी, यहां पे भी लाइफ एज की बात की गई है। वहां पे भी 18 इयर्स की बात की गई थी, यहां पे भी 18 इयर्स की बात की गई है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। वहां पे हम 18 इयर्स किस सेंस में ले रहे थे? इन द सेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसफरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी। यहां पे हम 18 इयर्स किसी की मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, 18 इयर्स जनरल, 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट्स इट। बट लाइन तो सेम ही है। जो एक हमने बार सेट किया है कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, वो सेम लिया है जो सेक्शन 14 में था, लाइफ ऑफ वन पर्सन एंड 18 इयर्स। दैट इज सेम, एग्जैक्टली सेम। जो फिगर वहां पे था 18 इयर्स लाइफ का, वो यहां भी है, बट दोनों का इंटरप्रिटेशन और दोनों का एप्लीकेशन अलग है। लेकिन दोनों की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सेम है। जो हमने सेक्शन 14 में पढ़ा वही हम सेक्शन 17 में, सेम पॉलिसी अभी हमने डिस्कस की कि भले ही हम यहां पे डायरेक्टली ब्लॉकेज ऑफ प्रॉपर्टी की नहीं बात कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली उस पे ही आ गए। इनकम को ब्लॉक करके, वो तो ब्लॉक की प्रॉपर्टी ही रही है। क्यों जरूरी होती है एक पर्सन के लिए अपने प्रॉपर्टी से डिराइव होने वाली इनकम? डू यू थिंक ये अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम या इनकम को कब तक रिजर्व करके रखा जा सकता है, ब्लॉक करके रखा जा सकता है? डू यू थिंक इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न? जरूरी होती है क्या प्रॉपर्टी से डिराइव होने वाली इनकम एक पर्सन के लिए? यस और नो? यस। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपके पास है, उस प्रॉपर्टी का कॉर्पस मींस फिजिकल होल्ड आपके पास है, लेकिन उसी के साथ साथ उस प्रॉपर्टी का यूसुफ्रक्ट भी तो जरूरी है। यूसुफ्रक्ट जिसका मतलब है उससे डिराइव होने वाले बेनिफिट्स, और उसके डिराइव होने वाले बेनिफिट्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है उससे डिराइव होने वाली इनकम। क्योंकि जब प्रॉपर्टी की इनकम आती है, उसी इनकम से तो आप एक्सपेंडिचर भी करोगे ना प्रॉपर्टी पे। हाउ विल यू प्रिजर्व दी प्रॉपर्टी, हाउ विल यू मेंटेन दी प्रॉपर्टी, हाउ विल यू रिपेयर दी प्रॉपर्टी? अगर प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स ही आपको नहीं मिल रहे हैं, दैट विल बी अ लॉस देन। और प्रॉपर्टी, जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्पेसिफिकली यहां हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि टीपीए का मेन सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन के लिए हमेशा उसका एसेट होना चाहिए, लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने ये रिस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं दी होती तो डोंट यू थिंक प्रॉपर्टी हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाती मोर देन एन एसेट? क्योंकि प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी, मतलब ट्रांसफरी को आपने प्रॉपर्टी दे दी, अब प्रॉपर्टी को उसको रिपेयर भी करना है, प्रिजर्व भी करना है, मेंटेन भी करना है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो यूज नहीं कर सकता। मतलब वो एक्सपेंडिचर तो कर रहा है, but he is not getting anything out of it. So the property will turn out to be a liability more than an asset, which is never the policy of law. किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी उसके लिए एक एसेट होता है, जो एक पर्सन हमेशा अपने बैड टाइम्स में, कंटिंजेंसीज में सेल ऑफ करके अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, या जो भी एक कंटिंजेंसी अराइज हुई है उसके लिए आप सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हो।
हाउ विल यू यूज योर प्रॉपर्टी इन दी बैड टाइम्स और इन दी कंटिजेंसी, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे एक इस तरीके की अनलिमिटेड कंडीशन अटैच्ड है तो? यस और नो? सो फॉर दैट पर्पस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, सेक्शन 14 का जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ही रिक्वायरमेंट सेक्शन 17 की भी है, क्योंकि इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ लीगल इंसिडेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज वेरी यूजफुल फॉर एनी प्रॉपर्टी होल्डर, दैट इज द यूसुफ्रक्ट। दोनों चीजें जरूरी है। कॉर्पस, कॉर्पस मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसका यूसुफ्रक्ट मीन्स उससे डिराइव होने वाले इनटैंजिबल और मे बी टैंजिबल बेनिफिट्स, दोनों चीजें जरूरी है ना। प्रॉपर्टी का कॉर्पस दे दिया बट यूसुफ्रक्ट अपने पास रख लिया अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, it is not the permanent beneficial utilization or enjoyment of the property. टीपीए हमेशा किस चीज के फेवर में होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब एक ट्रांसफरर एक ट्रांसफरी को ट्रांसफर करे तो उस प्रॉपर्टी का परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट होना चाहिए। इस तरीके से तो नहीं हो सकता। फॉर दैट पर्पस सेक्शन 17 में बोला गया है एक लिमिट कि आप अक्यूमुलेट कर तो सकते हो, आप ट्रांसफरर हो, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास पावर है, बट द पावर कैन नॉट बी गिवन एब्सोल्यूटली। और इसीलिए आप देखोगे जब सेक्शन 17 का हम क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो यहां पे ये दो टाइम पीरियड दिए गए हैं, दैट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ अक्यूमुलेशन विच इज अलाउड एज पर सेक्शन 17